नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। दोस्तों, नेपाल की कहानी भी गजब की कहानी है। नेपाल में सत्ता में राजशाही को वापस लाने की कहानी भी गजब की कहानी है। ज्ञानेंद्र शाह को वापसी चाहिए राजशाह की, वो दोबारा से राजा बनना चाहते हैं। नेपाल का राजा फिर से, ज्ञानेंद्र को वापस लाओ, राजा बनाओ, नेपाल बचाओ, ये नारे कौन लगवा रहा है? नेपाल की सबसे विवादास्पद व्यक्तित्व के रूप में पूर्व राजा ज्ञानेंद्र, जिनके ऊपर हमेशा ये उंगली उठी कि उन्होंने अपने बड़े भाई 2001 में वीरेंद्र वीर विक्रम शाह और उनके पूरे परिवार की हत्या करवाई। कभी साबित तो नहीं हुआ, लेकिन सच तो यही था। यह भी सच था कि वीरेंद्र वीर विक्रम शाह को खत्म करने वाला राजकुमार दीपेंद्र था और दीपेंद्र को पूरी सपोर्ट ज्ञानेंद्र की थी। यह भी एक सच है। नेपाल को फिर से राजशाही और हिंदू राष्ट्र बनाने की डिमांड और सड़कों पे हिंसा और अब उन पे लगे हुए जुर्माने भी, पासपोर्ट भी रद्द करने की बात हो रही है और सारी लॉसेस जो हैं उनसे रिकवर करने की अब डिसीजन लिया जा रहा है, तो बेचैनी तो होगी ना। उनके समर्थक फिर से एक वार्निंग दे रहे हैं कि 3 अप्रैल तक मान जाओ, राजशाही वापस लेके आओ, वरना नेपाल की सड़कों पर नंगा नाच होगा और गृह युद्ध होगा। ये सब कहने की बातें हैं। ज्ञानेंद्र शाह इतने मजबूत थोड़ी हो गए हैं। ये ठीक है कि 2008 तक भी उनकी दौलत $100 मिलियन की थी, अकूत संपत्ति के मालिक हैं, चाय बागान है, होटल्स हैं, इंडस्ट्री में निवेश है। पर कहते हैं ना कि यू टर्न नहीं होता है। नेपाल बहुत आगे निकल आया है। ज्ञानेंद्र ने जिस चिंगारी के बीज बोए थे, वो चिंगारी फटी, हिंसा हुई, 2 लोगों की मौत हुई, संपत्ति का नुकसान हुआ, कई इमारतों को आग लगाई गई। सुना है 10,000 से ज्यादा लोग सड़कों पे थे, लेकिन वक्त की सुइयां वापस मुड़ने को तैयार नहीं है। राजशाही से निकल के, हिंदू राष्ट्र से निकल के अब वो लोकतंत्र में परिवर्तित हो चुके हैं। और जब पुरानी बात थी तब चीन का प्रभुत्व इतना नहीं था नेपाल के ऊपर, लेकिन आज नेपाल की सारी पॉलिटिक्स चीन के प्रभुत्व में है और चीन के बिना तो वहां पत्ता भी भाई पर नहीं मार सकता। पत्ता भी पर नहीं मार सकता, वहां पर पत्ता नहीं हिल सकता नेपाल में। इतना कड़ा इस समय फौलादी शिकंजा है चीन का। और भारत भी इस बात को महसूस करता है कि अब वो नेपाल के अंदर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना पहले हुआ करता था। इवन जो सबसे बड़े समर्थन वाली पार्टी जो थी भारत की, नेपाली कांग्रेस, वो भी भारत से बहुत खफा है। और शेर बहादुर देउबा, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, वो भी भारत से खुश नहीं है। कहीं ना कहीं ये सारे का सारा जो हिंसा का जो काल चल रहा है, उसके पीछे कौन है? उसके पीछे दुर्गा परसाई का भी नाम आया, लेकिन सबसे बड़ा जो नाम वो ज्ञानेंद्र का ही नाम है, जो राजशाही को वापस लाना चाहता है। लेकिन मैंने कहा ना, और फिर से राजा बनने की तमन्ना, सत्ताधीश बनने की तमन्ना खत्म नहीं होती है। एक बार फिर से वो अपने लिए एक राजनीतिक जगह ढूंढना चाहते हैं जिसके द्वारा वो नेपाल पर राज कर सके। लेकिन अब उनकी उम्र भी हो चुकी है, ही 75+ आई थिंक। तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जिसका राजशाही को खत्म करने का, हत्या करने का रोल रहा है और काफी विवादों भरा उनका जीवन रहा है, अब वो दोबारा से राज करना चाहते हैं, तो अब वो संभव नहीं है। नेपाल उस समय से काफी आगे आ चुका है, बहुत पानी बह चुका है उनकी नदियों में, और अब वो हालात भी नहीं है नेपाल के अंदर जो 2001 में हुआ करते थे। अब सत्ता में दखल उनकी एक पार्टी भी है, राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी, लेकिन 275 में से ले दे के 14-15 सीटें आती हैं, तो 14-15 सीटों से तो आप राज सत्ता नहीं चला सकते ना। लेकिन हाँ, नेपाल को फिर से राजशाही और हिंदू राष्ट्र बनाने की जो मुहिम है, उसमें कुछ और देश भी हैं जो आग में घी डाल रहे हैं, और वो इल्जामात KP शर्मा ओली ने भी लगाए हैं। तो ज्ञानेंद्र को वापस लाने की जो मुहिम है, कभी कभी लगता है कि ये हिंसा करवा देंगे, गृह युद्ध करवा देंगे, लेकिन वो शायद कामयाब होने वाले नहीं है, क्योंकि अब सामने चाइना भी तो खड़ा है ना। तो चाइना कैसे इस साजिश को कामयाब होने देगा?
ज्ञानेंद्र को इस बात को पता है कि वहां पर चाइना की जो फौलादी शिकंजे हैं वो बहुत बड़े हैं, इस बात को पहचानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो ललक है राजा बनने की फिर से, उसे कौन समझाए, कौन मनाए कि भाई तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है, जो हाथ में है उसी को अपनी दौलत समझो और काफी है उसी में गुजारा करो। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।